हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम यूपीएससी की जो स्ट्रेटजी है 2025 के लिए उसके पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। ये भाग 2 है। ठीक है, तो भाग 2 में हम जानेंगे कि कैसे यूपीएससी की तैयारी को हमें करना चाहिए और क्या ईमानदारी से चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने समय को देखा। लगभग 350 दिन हमारे पास में है और 5 जून से ये तैयारी आप शुरू कर सकते हो। बुक लिस्ट को हमने देखी, क्या क्या बुक्स होनी चाहिए एनसीईआरटी समेत। ठीक है, और सीरियस स्टूडेंट एंड नॉन सीरियस स्टूडेंट में क्या अंतर होता है वो देखा हमने। अब हम देखेंगे कि तैयारी शुरू कहाँ से करें, ठीक है, और कैसे करें, कि यूपीएससी की तैयारी शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। तो देखो, फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि शुरू कहाँ से करें। सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 10 लाख 9 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 5 लाख बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। और पूरे भारत में, मैं बोल रहा हूँ पूरे भारत के अंदर, आप जो सीरियस स्टूडेंट है वो सीरियस स्टूडेंट पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार है, जो किसी न किसी सर्विस में होगा, जो स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट होगा, एलडीसी, पटवारी, कांस्टेबल उसमें सेलेक्ट होगा, छोटी मोटी नौकरी में होगा, जो आईआईटी से होगा, ठीक है, आईआईटी से होगा, एमएनआईटी से होगा, जो एनआईटी होती है, ठीक है, आईआईएम से होगा, ठीक है, जो डॉक्टर होगा किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, एम्स से डॉक्टर होगा। अब आप ही समझना, जो भारत के सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय हैं वहाँ से वो ग्रेजुएट होगा, जैसे जेएनयू, ठीक है, जेएनयू, डीयू, दक्षिण भारत की यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो पढ़ा होगा। तो कंपटीशन तुम्हारा उनसे है। पूरे भारत में ईमानदारी से तैयारी करने वाले 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट है, जो बिना किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नाटकबाजी के, बिना किसी ऊट पटांग दोस्तों की संगत में रह करके तैयारी करते होंगे, ईमानदारी से तैयारी करते होंगे, जो नोट्स बनाते होंगे, जो पीवाईक्यू को समझते होंगे, यूपीएससी के सिलेबस को याद करके उसके पैटर्न को समझ के उस वे में तैयारी करते होंगे, जिन्होंने एक एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बना के रखा होगा। ठीक है, वो स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार मिलेंगे, खींच खांच के 30 हज़ार मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है। अब उस 30 हज़ार स्टूडेंट में, 25 हज़ार स्टूडेंट में जब प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं तो वो होते हैं 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट। अब इस 10-12 हज़ार में 2 से 3 हज़ार इंटरव्यू देते हैं, जिसमें फाइनली सेलेक्ट होते हैं 1000 स्टूडेंट। या जिस साल वैकेंसी 800 होती है, 900 होती है, तो उतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसमें से शुरुआत के 180 जो होते हैं वो आपके आईएएस बनते हैं, या 180 या 150, ठीक है, वो बनते हैं आईएएस। उसमें भी यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 70 से 75 टॉप रैंक आपकी होनी चाहिए, तब आपको आईएएस मिलेगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको आईपीएस मिल जाएगा, यदि आपकी रैंक भी 300-400 पार है, 500 पार है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या रोल होता है और क्या कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत से सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छा साहब, मान लो ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट में जब आप एक भवन का निर्माण करोगे, जब एक मकान का निर्माण करोगे तो आप क्या करोगे। सबसे पहले जब हम एक मकान बनाते हैं, एक भवन का निर्माण करते हैं, तो उस भवन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस भवन में एक प्लॉट खरीदते हैं, 100 गज का, 200 गज का, 300 गज का, 500 गज का, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी औकात है, उस आधार पर वो भवन का प्लॉट आप खरीदते हो। उसके बाद क्या करते हो,
उस भवन की नींव भरते हो। उस भवन की क्या भरते हो? नींव भरते हो। उस भवन की क्या भरते हो? नींव भरते हो। जब उस भवन की नींव भरते हो और मजबूत नींव भरते हो तो वो मकान मजबूत रहता है और उसकी इमारत भी मजबूत होती है। भवन की नींव भरने के बाद में आप उसका ढांचा खड़ा करते हो। क्या खड़ा करते हो? ढांचा खड़ा करते हो पिलर के माध्यम से, ठीक है, ढांचा खड़ा करते हो तो वो मकान तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ता है। उसके बाद में आप छत भरवाते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि सीधा प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद नींव भरवाई नहीं और सीधा कि सीधा आपने जो है मकान की छत भरवा दी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ठीक वैसे यूपीएससी में भी है। यूपीएससी में पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। यदि आपकी स्कूलिंग अच्छी है, यदि आपकी कॉलेज में आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आपने 1 वीक सीरीज पढ़ के यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो सिंपल सी बात है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि बीएससी के अंदर यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, यदि बीटेक कर रहा है और बीएससी ऑनर्स से भी मैथमेटिक्स से यदि कोई बीएससी कर रहा है या एमएससी कर रहा है फिजिक्स से, ठीक है, उसको ये नहीं पता होता कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं। नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरी एक फ्रेंड है, सीए है वो, उससे एक बार जनरली एक कन्वर्सेशन हुई और ऐसे ही एक टॉपिक छिड़ गया कि साहब भारत में जो है रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, उसको नहीं पता। चलो इकोनॉमी से रिगार्डिंग कईयों को पता भी नहीं होता, वो सीए है तो मैंने एक जनरल कन्वर्सेशन हो रही थी तो उसको नहीं पता था। पॉलिटिक्स के ऊपर बात हुई तो उसे विधानसभा और विधान परिषद में अंतर नहीं पता। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कईयों को नहीं पता होती कि स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, यानी मकान की नींव मजबूत करो और फिर उसके बाद में ढांचा खड़ा करो। ढांचा खड़ा कैसे करोगे? पीवाईक्यू को ध्यान में रख के पीवाईक्यू सोल्व करो। और प्लस में जो बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि की क्विक बुक या शंकर आईएएस, तो वो बुक पढ़ो और पीवाईक्यू को सोल्व करो। ये बुक्स और पीवाईक्यू समानांतर चलने चाहिए, पैरेलल, ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद में जैसे ढांचा खड़ा हो गया, आरसी छत डाल दी, फिर प्लास्टर वगैरह करवाओगे, उसके बाद इंटरनल जो एक्सटर्नल एलिवेशन है, जो डिज़ाइन है, वो काम करोगे, ठीक है। देन फिर क्या करोगे? पीओपी और बिल्ला पुट्टी वगैरह, कलर पेंट वगैरह करवाओगे। लास्ट में फिर टाइल्स और मार्बल का काम होगा, फिर दरवाजे लगवाओगे। अब कुछ बोलोगे नहीं सर दरवाजे पहले लगते हैं, हाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बिल्ला पुट्टी वगैरह करवाओगे और मान लो टाइल्स और मार्बल्स पहले बिछा दी तो बिल्ला पुट्टी उस पर गिरेगी तो गंदा होगा, दरवाजे नहीं बनेंगे। क्योंकि टाइल्स वगैरह लगने के बाद में, मार्बल वगैरह लगने के बाद में फिर जो है कितना इंच कितने सूत जो है वो कारीगर छोड़ेगा, उसके आधार पर जो है भवन का निर्माण होगा, उसके आधार पर दरवाजे बनेंगे। जो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक वैसे यूपीएससी में भी ये चीज़ें काम आती है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आपकी तैयार हो गई, आपकी आधारशिला तैयार हो गई, आपका आधार तैयार हो गया एग्जाम का, तो आप मात नहीं खाओगे इस एग्जाम में। और आधारशिला तैयार कैसे होगी? आधारशिला तैयार होगी आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को कम से कम 3 से 5 बार पढ़ो, 3 बार 4 बार 5 बार, और जितनी बार आप इसको पढ़ोगे उतनी बार नया मंथन करने के बाद में नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार ही आपको एक नया मंथन करके नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सेकंड स्टेप जो है वो बुक्स और पीवाईक्यू है। जितनी बार आप बुक्स को पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि जैसे लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत के 800 से जो 900 पेज की किताब है, यदि आपने 100 पेज में उसको कन्वर्ट कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान है। 1 से 2 पेज में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कवर कर लिया, नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, तो आप आराम से जीत में रहोगे, ठीक है। जितने भी रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, तो उनको आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, हिस्ट्री में ध्यान में रख करके आप नोट्स बनाओगे तो आप जीत में रहोगे। ज्योग्राफी के अंदर जो है हिमालय हो गए, आपकी नदियाँ हो गई, मिट्टियाँ हो गई, पर्वत हो गए, ठीक है, आपके एग्रीकल्चर हो गए, तो इन टॉपिक्स को यदि शॉर्ट नोट्स बना करके तैयार रखोगे तो आप जीत में रहोगे। फिर आप
जब PYQ सॉल्व करोगे, बुक्स के नोट्स बना लोगे, तो जो ये लर्निंग फेज है उसको उससे सीखोगे आप कि अच्छा कि भारत का जो मानसून है वो क्यों फेवर में है, कि दक्षिण भारत के अंदर लोग लुंगी क्यों पहनते हैं, और राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जो है सर पे जो है फेटा क्यों बांधते हैं। भारत के अंदर या अदर भारत में ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू के अंदर बोला जाता है कि भाई जो बॉडी होती है मृत्यु के पश्चात, तो हिंदुओं में जो है शरीर को जलाया जाता है और मुसलमानों में जो है शरीर को दफनाया जाता है। तो उससे जो है धर्म के रिगार्डिंग जोड़ दिया गया। सच्चाई ये है कि इस्लाम का जन्म हुआ अरब के अंदर, और अरब में जो है टोटल रेगिस्तान है, इतना वहाँ पेड़ वेड़ नहीं है, तो वहाँ पे जो है पेड़ की कमी के कारण जो शरीर होता है उसे दफनाया जाता है। और भारत में जो है वृक्ष वगैरह हैं, भारत में पेड़ों की कमी नहीं है, तो इस कारण भारत में हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात शरीर को जलाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ज्योग्राफिकली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मैं दूं तो जैसे बोलते हैं कि साहब कि भारत में हिंदुओं के अंदर जो है घूंघट है, पर्दा पड़ता है, इस्लाम के अंदर भी है। तो घूंघट में जो है पर्दा पड़ता है वो क्यों है, वो इसलिए है कि धूप से बचा जा सके। सर पे फेटा बांधते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, क्योंकि धूप जो होती है वो धूप से बचा जा सके। आपने ऑब्जर्व किया होगा साउथ के अंदर जो है खुले कपड़े पहनते हैं, लुंगी वगैरह पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन अलग है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। अरब देशों के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो शेख वगैरह होते हैं वो सफ़ेद कपड़ों से अपने आप को ढक के रखते हैं, जो अपना बदन है, जो अपना शरीर है उसे सफ़ेद कपड़ों से ढक के रखते हैं। काले कपड़ों से क्यों नहीं ढकते, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है ठंडा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, वो लोग अपने शरीर को ढक के रखते हैं क्योंकि सिर पे बांध के रखते हैं, क्योंकि धूप से बचा जा सके। तो इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीज़न ये है। जब आप लर्निंग सीखोगे और नोट्स को याद करोगे, PYQ को समझोगे, तो आप तीसरे स्टेप को पार करोगे। उसके बाद आता है रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी देर तक और उतने ही अधिक समय तक चीज़ें आपको याद रहेगी। फिर आता है क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना। जो आपकी नॉलेज है, जो आपने याद किया है, उससे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे और जो आपके ऑप्शन है A, B, C, D, उसको एलिमिनेट करोगे कि कौन सा गलत है, कौन सा आपको नहीं पता, कौन सा कंफर्म है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और कौन सा सही है, ठीक है। देन फिर नोट्स मेकिंग वगैरह और क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, 30, 40, 50 जितनी आपकी क्षमता है उतने टेस्ट लगाओगे और उन टेस्ट से गलतियों को सीखोगे। और लास्ट स्टेप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे और उस रिवीजन को बार बार रिपीट करोगे, उस नोट्स को बार बार रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करोगे और टेस्टों की प्रैक्टिस करोगे। यही तरीका है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक, कोई भी टीचर, कोई भी टॉपर आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सारी चीज़ें एक तरफ और PYQ एक तरफ, ठीक है। सिलेबस को रटो, PYQ को घोटो और एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक के नोट्स बनाओ। यही एक तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि कोचिंग करें या ना करें। देखो, मेरा यह मानना है कि इसमें 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तीन टाइप के विद्यार्थी है मेरी नज़र में। अच्छा, क्या है वो 3 विद्यार्थी? एक वो विद्यार्थी है जिसके पास धन भी है, जिसके पास समय भी है और जिसके पास उम्र भी है। मान लो एक स्टूडेंट है, 12वीं कक्षा पास करके आया है, 17 से 18 साल की उसकी उम्र है और वो धनवान भी है। वो अपनी जो है शिक्षा का खर्च जो है वो उसके परिवार वाले उठा सकते हैं, फैमिली कंडीशन उसकी अच्छी है। तो बिल्कुल दिल्ली जाओ, दिल्ली रहो, दिल्ली में पढ़ो, या जिस स्टेट के जिस राजधानी में आप हो, जैसे मान लो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की राजधानी में आप रहो, राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहकर की तैयारी करो। किसने रोका है? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास यदि धन है, आपके पास समय है, आपके पास उम्र है, तो आप कोचिंग करो, कोई गलत बात नहीं है। एक 18 से 20 साल, 22 साल, 23 साल का स्टूडेंट कोचिंग करता है यूपीएससी का, बहुत अच्छी बात है।
और इमोशनल नहीं होना है, बेवकूफ़ नहीं होना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसलिए समझदार होते हैं कि 10 से 12 महीने में कोचिंग खत्म, सॉरी 10 से 12 महीने में सिलेबस खत्म, 10 से 12 महीने में सिलेबस खत्म, कोचिंग खत्म, ठीक है। और वहीं हिंदी मीडियम के बच्चे 18 महीने तक, 2 साल तक कोचिंग करते रहते हैं, 24 महीने तक उनकी जो है कोचिंग चलती है। तो इमोशनल फूल नहीं बनना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनके पास में समय है, उम्र है, लेकिन धन नहीं है। जिनके पास में उम्र है कि मान लो 18 से 22 साल 23 साल की उम्र है, लेकिन उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोचिंग कर सके। तो क्या करें वो? आजकल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो जो है टेलीग्राम पर लीक हो जाते हैं, यूट्यूब पर दुनिया भर का कंटेंट है, ठीक है। वो आप देखो और सेल्फ तैयारी करो, सिंपल सी बात है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जो है मेरे को कोचिंग करनी है, तो घर वालों को बोल दो कि एक बार कोचिंग करवा दे। और मेरा ये मानना है कोचिंग तब करो जब आपने कम से कम 4 सब्जेक्ट पढ़ लियो, एनसीईआरटी पढ़ लियो, किताबें पढ़ लियो। क्योंकि जब आप कोचिंग करने जाते हो तो कोचिंग करते समय मैं दावे से ये बात बोल रहा हूँ 98% स्टूडेंट वो प्लस में ही होंगे। 98 से यदि 1000 बच्चों के स्टूडेंट हो ना, तो उसमें 90% स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि जो टीचर पढ़ा रहा है तो उस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक कौन सा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम ही मुंह उठा के गए थे। कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ते हो और आगे बढ़ जाते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर जो है कॉमेडी कर रहा है, शेर व शायरी सुना रहा है, कविता सुना रहा है, ठीक है, राजनीतिक और धर्म के ऊपर चर्चा कर रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ क्या विद्वान है। उससे तुम्हारा भला नहीं होगा। भला इस बात का होगा कि टीचर की यदि पहचान करनी है कि अच्छा टीचर कौन सा है, तो वो पीवाईक्यू को ध्यान में रख के तैयारी करवाएगा। जो भी टीचर, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पीवाईक्यू नहीं करवाते हैं, समझ लेना बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो स्टैटिक है। स्टैटिक सब्जेक्ट तो कोई भी पढ़ा सकता है, यूट्यूब से पढ़ लो। टीचर वही है जो सब्जेक्ट के टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सके और आपको पीवाईक्यू सोल्व करवा सके और ये गेस करवा सके कि अच्छा यार 3 साल से ये टॉपिक नहीं आ रहा है, 34 साल पिछले लास्ट 4 ईयर्स में ये टॉपिक आया था, 3 साल तक नहीं आया, अब इस साल आने की संभावना है। टीचर वो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि दिल्ली में रहने का खर्च कितना है। तो भाई साहब दिल्ली में यदि आप मुखर्जी नगर के अंदर रहते हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च है यदि आप रूम में अकेले रहते हो। तो खाना पीना और आपका रूम का किराया 10 से 15 हज़ार है। 2 स्टूडेंट आप रहोगे तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ये आराम से 9-10 हज़ार, 11 हज़ार, 12 हज़ार तक आ जाएगा। वहीं आप ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर रहोगे तो 2 बंदों के साथ में यदि एक रूम के अंदर 2 बंदे रहते हैं तो 15 से 22 हज़ार तक का खर्चा है। वहाँ पे रहोगे, खाना पीना और भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह खरीदना, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर से जो आपका कमरा है, कमरे से कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर आने के लिए यदि आप रिक्शा वगैरह करते हो तो उसका किराया हो गया, फ़ोन का रिचार्ज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई, कई चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरनेट का जो है रिचार्ज हो गया, कई चीज़ें हैं, तो उसमें पैसा खर्च होता है। क्या दिल्ली रहना उचित है? तो मेरा ये मानना है यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो मत रहो, पहले तैयारी करके जाओ फिर रहना। अच्छा, अब आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी क्या करें? तो मेरा ये मानना है जैसे मान लो राजस्थान है और राजस्थान में कोई आदमी बीकानेर में रहता है, या मान के चलो वो जैसलमेर रहता है या बाड़मेर रहता है, ठीक है, या कोई भी कोटा में रहता है, किसी भी जिले में आप रहते हो और मान के चलो कि आप उसके पास वाले जिले में आके रहने लग जाओ, तो वहाँ गाँवों के अंदर 1000 रुपये से 1500 तक में रूम आराम से मिल जाता, आराम से। मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरी सभी पीढ़ियाँ जयपुर में पैदा हुई, जयपुर में ही हम रहते हैं। जयपुर में जो बच्चे आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, राजस्थान के अलग अलग जिलों से, वो बच्चे जयपुर में आकर के
महेश नगर, ठीक है, लाल कोठी, टोंग फाटक, यहाँ रहते हैं 7-7 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये रेंट का रहते हैं। और समझदार आदमी क्या करेगा, समझदार आदमी लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जाके कमरा ले लेगा। फॉर एग्जांपल पांचावाड़े की तरफ या गांधीपथ की तरफ या उधर जो है जवान नगर की तरफ, या जो है अलग अलग, मतलब 10 से, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उससे 8 से 10 किलोमीटर की तरफ जो है रूम ले लेगा, और वो रूम आराम से 3,000 तक का पड़ जाएगा, 3,000 से 3,500 तक। या कोई पीजी है तो पीजी में 5,000 खाना पीना खींच करके 6,000 लास्ट उस पीजी में हो जाता है। ये जयपुर की बात बता रहा हूँ मैं। वहीं आप दिल्ली रह रहे हो पीजी में तो 10 से 12,000 रुपये कम से कम पीजी का रेंट पे रह रहे हो, और दूर रह रहे हो तो जैसे मान लो पटेल नगर वगैरह रह रहे हो और ठीक ठाक कमरा मिल जाए और सही रूम पार्टनर है, थोड़ा बहुत खर्च कम हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझना कि यदि आप मान लो आर्थिक रूप से कमजोर हो और कोई बंदा है जो अपने गांव में रह रहा है, तो सबसे पहले तो अपना गांव छोड़ो, अपना घर छोड़ो और उसके पास वाले जिले में आ जाओ। यदि जयपुर में आना चाहते हो तो जयपुर में आ जाओ, जयपुर में नहीं आना चाहते तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसलमेर है, तो जैसलमेर से पास कोई भी ऐसा जिला जो आपको लगता है कि हाँ शैक्षणिक रूप से मजबूत है, तो वहाँ करके आप तैयारी कर लो। तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। यदि स्वर्ग पाना है तो मरना भी तुमको ही पड़ेगा, ये कटु सत्य है। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने से सिलेक्शन होते तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मालिक है वो सबसे पहले सिलेक्शन अपने बच्चों को करवाते हैं। उनके बच्चे, उनके चाचा ताऊ नाना मामा के जो बच्चे हैं वो सबसे पहले वो बनते हैं IAS IPS। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आसपास, यदि अपने गांव के आसपास कोई ऐसा जिला जो शैक्षणिक रूप से मजबूत है वहाँ आ जाओ, वहाँ करके पढ़ाई करो और अपना खर्च उठाने के लिए चाहे तो आप कोचिंग बच्चों को, छोटे मोटे बच्चों जैसे मान लो 8वीं तक के 10वीं तक के बच्चों को आप ट्यूशन दे दो आराम से। एक बच्चे को यदि आप ट्यूशन देते हो 500 रुपये भी लेते हो, और यदि 10 बच्चे भी हो गए तो 5,000 रुपये आपका खर्च आराम से निकल जाएगा। 4-5 हज़ार तो घर वाले भी देंगे, आराम से खर्च निकल जाएगा। और आपकी कोई उल्टे पुल्टे शौक नहीं है तो आराम से आगे पढ़ाई हो जाएगी। कई ऐसे बच्चे हैं जो जयपुर आके तैयारी करते हैं और अपना खर्च वहन करने के लिए जैसे घर वाले 10,000 देते हैं और उनका खर्च भी पूरा नहीं होता, मान लो 12,000 15,000 तक उनका खर्च होता है, तो वो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं। 30 दिन में से 7 दिन जॉब करेंगे और 6-7 घंटे जॉब कर लिए, बाकी दिन पढ़ाई करते हैं। तो मैनेज तुमको ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लान बी क्या होना चाहिए? तो देखो प्लान बी मेरा ये मानना है कि जो ऑप्शनल तुम्हारा है उस ऑप्शनल में तुम मास्टर करो और नेट वगैरह का एग्जाम दो। ठीक है, नेट वगैरह एग्जाम दो, साथ में जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी मैथ्स वगैरह अच्छी है, पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि कौन सा एग्जाम तुम्हारे लायक है, कौन सा एग्जाम तुम निकाल सकते हो। जो एग्जाम तुम्हारे बस का है सबसे पहले वो एग्जाम दो और वो एग्जाम निकालो। जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले मेरा ये मानना है कि CAP उनको देना चाहिए। जनरल कैटेगरी के 25 साल की उम्र तक दे सकते हैं, OBC के 28 साल के और SC ST के जो है 30 साल तक। जैसे मेरे जो चश्मा लगा हुआ है वो -4.5 है। तो CAPF सबसे बेस्ट एग्जाम है, सबसे बेस्ट। हालांकि मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। अब जैसे मेरे 2 दोस्त हैं वो लगे हुए हैं, एक मनीष है एक अंशुमन है। 2022 में अंशुमन लगा है 138वीं रैंक है उसकी, BSF उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस BSF थी, उसको BSF मिली। और उसका शुरू से सपना 2019 में मैं उससे मिला था, 2019 से उस बंदे का एक ही सपना था कि वो CAPF ज्वाइन करे और फाइनली उसको CAPF मिल भी गया। जो इंसान एक एग्जाम की तैयारी करता है संभावना भी उसकी होती है कि वो एग्जाम निकाल सके। जो इधर उधर भटकता है उसका कुछ नहीं होना जाना, उसका कुछ भी नहीं होना जाना। सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम किस एग्जाम के लिए बने हो और कौन सा एग्जाम तुम निकाल सकते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो बैंक के लिए बने होते हैं, बैंक का एग्जाम निकाल लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो SSC के लिए बने हैं, SSC का एग्जाम निकालते हैं। और जैसे मेरा जैसा बंदा जो है SSC का एग्जाम दे, मैं कभी जिंदगी में SSC का एग्जाम नहीं निकाल सकता क्योंकि SSC की तैयारी मैंने कभी करी नहीं। या तो मेरे लिए UPSC है, या मेरे लिए लॉ के एग्जाम है, या मेरे लिए स्टेट PCS है, RS सिंपल, या बिजनेस करेंगे।
या टीचिंग वीचिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस एग्ज़ाम के लिए बने हो। भाई तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई, मान लो बीएससी कर ली या बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, तो उसके बाद में मास्टर वगैरह कर लो, नेट वगैरह निकालो, जेआरएफ वगैरह लो, ठीक है, बीएड वगैरह कर लो। यदि किसी को लगता है कि नहीं यार बीएड करके वो टीचिंग वगैरह कर सकता है। एक मेरा फ्रेंड है विष्णाराम वाली, उसने बीएड करी और वो थर्ड ग्रेड टीचर लगा हुआ है। एक मेरे सीनियर दोस्त है वीरेंद्र सिंह शेखावत, उनका सपना ये था, वो आरएस में 3 से 4 बार उन्होंने दिया, उनका मेंस, हर बार मेंस लिखते थे वो, लेकिन उनको फाइनल सपना ये था कि वो टीचर लगे, वो टीचर लग भी गए। ठीक है, तो सबसे शानदार नौकरी होती है टीचर की, 3-4 घंटे पढ़ाओ, दिमाग शांत रहेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि तुमको कौन सी नौकरी चाहिए और कौन सा एग्जाम तुम निकाल सकते हो, फिर जो है यूपीएससी की तैयारी करो, किसने रोका है। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डायरेक्ट यूपीएससी देते हो, निकाल भी लेते हैं, तो हर टाइप के बच्चे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ऑप्शनल का चयन जो है कैसे करें, देखो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तुम कम से कम 5 से 6 महीने जीएस पढ़ो। यदि तुम्हें लगता है कि हाँ जीएस के अंदर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो तुम्हें पसंद है, तो तुम वो निकाल लो और उसे ऑप्शनल के रूप में ले सकते हो। अब हिंदी मीडियम के अंदर ले देगा कि 2-4 सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पहला मेरा हिस्ट्री था ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस बहुत कम लोग लेते हैं, ज्योग्राफी बस, संस्कृत वगैरह को ले ले तो ले ले, लेकिन मोस्टली ये 2 सब्जेक्ट है। और अब तो जब से विकास सर की छत्रछाया पड़ी है, तब से वैसा 99.99% बंदे जो है हिंदी लिटरेचर लेते हैं, भले ही उनके 5-5, 6-6 अटेम्प्ट तक जो है प्रीलिम्स तक क्लियर ना हो, हिंदी लिटरेचर रख के रखे हुए हैं। और ऑप्शनल को क्या चाटोगे जब तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं होगा, पहले प्रीलिम्स निकालोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, तुम्हें सब पता लग जाएगा कि ऑप्शनल क्या रखना है क्या नहीं रखना है। पहले प्रीलिम्स तो निकालो सबसे पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स निकालो। ठीक है भाई, मेंस तुम मान लो पहला अटेम्प्ट दे रहे हो और तुम पहले अटेम्प्ट के अंदर तुमने जो है प्रीलिम्स निकाला और मेंस लिखा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पे होगा कि हाँ यार मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में कि मेंटल हेल्थ को कैसे बनाए रखें। देखो मेरा ये मानना है, ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। इसमें जो है ओले वाली बारिश काम नहीं करती, इसमें धीरे धीरे जो पूरे रात भर 24 घंटे धीरे धीरे जो बारिश होती है, धीरे धीरे रिमझिम बारिश होती है, इसकी एक एक बूंद जो है धरती के नस नस तक पहुंच जाती है। इसमें वैसी तैयारी चाहिए। ये जो है T20 का मैच नहीं है, ये T20 का मैच नहीं है। ठीक है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, इसमें लंबा दौड़ना पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे इससे कितना टाइम लगता है यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए, तो कम से कम बता रहा हूँ मैं 2 से 3 साल। 6 महीने तो तुमको पता नहीं चलेगा कि सिलेबस क्या है, समझ में नहीं आया। 5000 घंटे कम से कम इस एग्जाम को तो। हाँ, तुम्हारी यदि मान लो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, घर वाले तुम्हारे पढ़े लिखे हैं, तो 3000 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारा दिमाग का लेवल कैसा है। ठीक है, तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बाबू रामलाल बाबू श्यामलाल कॉलेज से, ठीक है, कोई छोटू राम मोटू राम कॉलेज से, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन करते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं होता, बीएड कर लेते हैं, 1 वीक सीज पढ़ के जाते हैं, नॉलेज है नहीं, और फिर वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, मुँह की खाते हैं, ख़त्म कहानी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या तुम इस एग्ज़ाम के लायक हो या नहीं हो, और एग्ज़ाम के लायक हो या नहीं हो इसके बारे में पता तुम्हें तब चलेगा जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे तैयारी नहीं होती, तैयारी कैसे होगी। तैयारी सिंपल सी बात है भाई, यदि तुम 10 से 12 घंटे 8 घंटे डेली के पढ़ रहे हो, 2 महीने पढ़ के देख लो, तुमको सब पता लग जाएगा कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा ऑप्शनल रखना है, कौन सा ऑप्शनल नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ईमानदारी से पहले पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ इस एग्जाम में देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम दोगे तो या तो पास होगे या फेल होगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कभी मत करना कि मान लो तुम इस एग्जाम में फेल होते हो और कुछ गलत रास्ता अपनाते हो, सुसाइड वगैरह। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। हमेशा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो,
और ये एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। यूपीएससी नहीं तो क्या, यूपीएससी नहीं तो तुम कुछ और कर सकते हो, चुनाव लड़ना, एमएलए बनना, एमपी बनना, समाज सेवा करनी तो कुछ और कर लेना, एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर लेना, खुद का एनजीओ खोल लेना। भाई तुम्हारे में लक्षण होंगे ना, यदि किसी का होता है ना एक मोटिव की समाज सेवा करनी है, तो समाज सेवा यदि तुम एक सब्जी का ठेला भी लगा के रखे हो और ईमानदारी से काम कर रहे हो ना, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हो, तो समाज सेवा ही देश के लिए, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तुम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, वो एक समाज सेवा है। ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस बना हुआ है या कोई एमएलए एमपी है तो वही समाज सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत थॉट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसमें मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए अच्छे दोस्त रखो और थोड़ा सा भगवान के समीप रहो, भगवान के पास रहो, भगवत गीता पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। यदि तुम मुसलमान हो या तुम कोई और धर्म से हो तो अपने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ो। और मेरा तो ये मानना है कि अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद में दूसरे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ो। यदि तुम मुसलमान हो तो कुरान पढ़ने के बाद में भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो। और हिंदू हो तो भगवत गीता पढ़ने के बाद में, उपनिषद पढ़ने के बाद में बाइबल, कुरान, सिख, जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ो। इससे तुम्हें पता लगेगा कि हाँ जीवन के राह क्या है। कबीर को पढ़ो, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है कबीर। ठीक है, और ईश्वर के समीप रहो, घर वालों से बात करो, दिमाग शांत रखो, कोशिश करो कि कम से कम 30 मिनट अपने आप को दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम विम ज्वाइन करो, सब फालतू की बात है, तैयारी के दौरान जिम विम होती भी नहीं है। ठीक है, कोशिश करो कि 30 मिनट कम से कम तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा शरीर थके। ठीक है, जिससे तुम्हारे शरीर से पसीने निकले। चाहे तुम रनिंग करो, चाहे तुम अपने कमरे में, अपने रूम में ही तुम वर्कआउट कर सकते हो, पुशअप्स लगा लो, चिनअप्स लगा लो, उठक बैठक कर लो, जो भी है एक्सरसाइज जो भी है। ठीक है, रस्सी कूद लो, जो भी है एक्सरसाइज जो तुम्हें ठीक लगे वो काम करो। लेकिन काम करने के पश्चात तुम्हें मतलब एक मेंटल हेल्थ जो है ना उसे बनाए रखने के लिए तुम्हें एक लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। और यदि कोई सवाल हो तो आप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा आईडी मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टा आईडी है के राज भैरव। इस इंस्टा आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। फालतू के मैसेज मत करना, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, ठीक है, कि सर पढ़ाई नहीं हो रही सर, क्या करूँ सर, इस टाइप के मैसेज मत करना। और स्पेशली लड़कियाँ, ठीक है, एक लड़की थी उत्तर प्रदेश से, वो अभी 21 साल की हुई है कि सर मैं अटेम्प्ट दूँ या नहीं दूँ। अरे भाई ये तू डिसाइड कर, ये तुम डिसाइड करो ना कि अटेम्प्ट दोगी या नहीं दोगी। कि नहीं सर मैं ना आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मोबाइल नंबर दो। मैं मोबाइल नंबर नहीं दूँगा, सिंपल सी बात है, इतना टाइम नहीं होता है। और 99% जो सवाल होते हैं वो मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो वीडियोस है कि यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ये दुनिया भर के वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। जो मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ वो है स्टडी का कंटेंट, जो टीचिंग का कंटेंट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों को इस टाइप के कंटेंट जो यूजफुल कंटेंट है कि जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, पॉलिटी के चैप्टर्स है, इकोनॉमी के चैप्टर्स हैं, उन्हें देखने में मौत आती है। जो फालतू का कंटेंट है उन्हें देखने में उन्हें आनंद आता है। अब जैसे ये लगभग 34 मिनट का 35 मिनट का ये वीडियो है, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। कितने लोग हैं जो इसको पूरा का पूरा देखेंगे? कितने लोग हैं जो इससे पॉइंट बनाएंगे, पेपर पेन लेकर के उसके नोट्स बनाएंगे कि अच्छा यार इस लेक्चर में मैंने ये चीज़ सीखी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। और ईमानदारी से तैयारी करो। और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप बताओ, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब एक सीरीज में स्टार्ट करूँगा, देखते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, और फिर अपन उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।